हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवाद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, कानून की नजर में वो अपराध नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियां कानून द्वारा व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से छूट प्रदान करता है, जैसे कि दुर्घटना, आवश्यकता या बाल्यावस्था, अस्वस्थ मस्तिष्क, नशे की स्थिति में सहमति, बाध्यता और निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। तो आज के इस वीडियो में हम बीएनएस की धारा 14 से 44 तक के जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवाद को आसान भाषा में उदाहरणों के साथ एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने लिखा है कि बीएनएस के अध्याय 3 सामान्य अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन में किन किन प्रकार के अपवादों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाएगा। इसका आंसर है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023 का अध्याय 3 धारा 14 से लेकर 44 तक सामान्य अपवाद से संबंधित है। सामान्य अपवाद वे परिस्थितियां होती हैं जिनमें कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि सामान्य अपराध होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों के कारण उसे अपराध नहीं माना जाता है या उस पर आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। इन अपवादों का उद्देश्य न्याय, निष्पक्षता और निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करना होता है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को पता चलता है कि जो उसके पीछे व्यक्ति किसी व्यक्ति का कोई एक व्यक्ति पीछा कर रहा है, ठीक है, और उसके हाथ में एक धारदार हथियार है। ठीक है, अब जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वो व्यक्ति उसे मारने वाला होता है। ठीक, तो वो अपने बचाव में उस व्यक्ति को जोर से धक्का देता है और उससे जो उसके हाथ में हथियार होता है उसी से उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। अब इसे अगर देखा जाए कानूनी रूप से तो वो हत्या है। ठीक है, लेकिन उसकी परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां ये थी कि वो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था और उस व्यक्ति ने वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में धारदार हथियार था और उसने उस पर हमला करा। उस हमले से बचने के लिए उसने उसे अपने आप को बचाने के लिए उसने उस व्यक्ति को धक्का दिया और उससे वो हथियार लेकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति की हत्या ना करता तो वो व्यक्ति उसको मार देता। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियां थी, ये परिस्थितियां कानून के रूप से जो अगर हत्या माना जाए, ठीक है, तो जो वो परिस्थितियां थी उसके अनुसार व्यक्ति द्वारा की गई हत्या हत्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 111 में निम्नलिखित सामान्य अपवादों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कानून से बाध्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी धारा 14। यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है तथा तथ्य की भूल के कारण यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण सद्भावना यानी गुड फेथ में ये विश्वास करता है तो वे कानून से बाध्य है और उसी विश्वास में वे कार्य करता है तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कानून की भूल यानी मिस्टेक ऑफ लॉ का लाभ इस धारा में नहीं मिलता है। ठीक है, यानी फैक्ट की भूल तो आपकी क्षमनीय है, लेकिन अगर आपने मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कानून के द्वारा भूल को किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, अब इसके हम अब जो आवश्यक तत्व हैं वो देखते हैं कि व्यक्ति वास्तव में कानून से बाध्य हो। ठीक है, यानी कानून के द्वारा उसको बाध्यता हो कि उसे अपनी उस कार्य को करना ही है। ठीक है, तथ्य की भूल के कारण सद्भावना में स्वयं को कानून से बाध्य समझे। थर्ड है कानून सद्भावना से किया गया हो यानी गुड फेथ में किया गया हो, भूल तथ्य की हो कानून की नहीं। ठीक है, यानी फैक्ट की आपकी मिस्टेक क्षमनीय होगी लेकिन जो लॉ की मिस्टेक है वो क्षमनीय नहीं होगी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश पर कानून के अनुसार भीड़ पर गोली चलाता है, ये अपराध नहीं होगा। यानी उसके जो वरिष्ठ सीनियर है, अधिकारी है, ऑफिसर है, उसने उस सैनिक को आदेश दिया था कि आपको गोली चलानी है। ठीक है, अब देखा होगा आपने जलियांवाला कांड जो हुआ था उसमें यही होता है कि जो सैनिक होती है उसको जनरल डायर द्वारा आदेश दिया जाता है कि उसे भीड़ पर गोली चलानी है। ठीक है, तो ये क्या था? ये आदेश था सुपीरियर यानी जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो सेकंड है न्यायाधीश का न्यायिक कार्य। धारा 15 जो कार्य न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए
करता है वह अपराध नहीं माना जाता है। जैसे न्यायाधीश है, वो कोर्ट के अंदर जब कोई न्याय वाद आता है, उसका निर्णय देता है, तो उसमें वो एक पनिशमेंट भी देता है, वो पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है। जैसे कभी न्यायाधीश ने किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी, ठीक है। उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया था जिसकी जो सजा थी वो मृत्युदंड थी, तो वो कानून द्वारा लिखित है, इसीलिए न्यायाधीश ने वो दी है। यदि वह सद्भावना यानी गुड फेथ में ये विश्वास करता है तो उसे ऐसा करने का अधिकार कानून द्वारा प्राप्त है, ठीक है। उन्हें आदेश दिया गया है, उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी अपराधी को जिसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी सजा मृत्युदंड है, तो वो उसे मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं, चाहे बाद में ये सिद्ध हो जाए कि उसे वास्तव में वह अधिकार प्राप्त था या नहीं था। आवश्यक तत्व: कार्य करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। कार्य न्यायिक कर्तव्य के दौरान किया गया होना चाहिए, यानी जब वो न्यायालय में हो और उसके अधिकार के अंदर रहते हुए कार्य किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने सद्भावना से कार्य किया हो, ठीक है, ना कोई बदला लेने की भावना से, ना किसी और से, ठीक है। गुड फेथ में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। उसे ये विश्वास हो कि कानून उसे ऐसा करने का अधिकार देता है, यानी कानून द्वारा दिए गए अधिकार की पूर्ति करने के लिए न्यायाधीश द्वारा दिया गया जो दंड है वो अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण: एक एक मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कारावास की सजा देता है, ठीक है। यानी वो अपनी मर्जी से नहीं देता है, जो उनके सामने मजिस्ट्रेट के सामने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पर ही वो सजा सुनाता है। बाद में उच्च न्यायालय उस निर्णय को गलत मानकर रद्द कर देता है, ठीक है। फिर भी मजिस्ट्रेट पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने सद्भावना में न्यायिक कार्य किया था, ठीक है। यदि जब कोई निर्णय से सुना देता है, ठीक है, उसके बाद में जब वो आरोपी या जो पीड़ित होता है वो अपील करता है, अपील में उस जो मजिस्ट्रेट होता है उसके जो निर्णय को जो उच्च न्यायालय है वो गलत साबित कर देता है कि जो निचले अदालत ने निर्णय दिया था वो गलत था, फिर भी उसके जो कार्य होता है उसको आरोप नहीं माना जाता है, उस अपराध को नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसने कार्य जो किया था वो सद्भावना में किया था। अब देखते हैं उद्देश्य। तो न्यायाधीशों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से न्याय करने की सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड है न्यायिक निर्णयों के कारण न्यायाधीशों को अनावश्यक आपराधिक मुकदमों से बचाना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना, ठीक है। थर्ड है न्यायालय के आदेश के पालन में किया गया कार्य। धारा 16: यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय, आदेश या वारंट का पालन करते हुए कोई कार्य करता है तो वह कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है, बशर्ते वह आदेश उस समय प्रभावी हो यानी इन्फोर्स किया गया हो और व्यक्ति ने सद्भावना में उसका पालन किया हो, ठीक है। ये संरक्षण तब भी मिलता है जब बाद में ये सिद्ध हो जाए कि न्यायालय को ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक। अब देखते हैं इसके आवश्यक तत्व। पहला है कार्य न्यायालय के आदेश, निर्णय और वारंट के पालन में किया गया हो। आदेश या वारंट उस समय प्रभावी हो। थर्ड है आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति सद्भावना से कार्य करे। फोर्थ है बाद में न्यायालय के अधिकार पर प्रश्न उठने पर भी सद्भावना में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। देखते हैं इसको एक उदाहरण। एक न्यायालय कर्मचारी न्यायालय के आदेश पर किसी भी संपत्ति को कुर्क करता है, बाद में आदेश निरस्त हो जाता है, कर्मचारी का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे जो आदेश मिला था न्यायालय के द्वारा उसने उसी का पालन किया है। देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो पहला है न्यायालय के आदेशों का निर्भय होकर पालन सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा है आदेश का पालन करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों को अनावश्यक आपराधिक दायित्व से बचाना, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर रहे होते, वो न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहे होते। थर्ड है न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता बनाए रखना। फोर्थ, कानून द्वारा न्याय संगत कार्य या तथ्य की भूल। धारा 17। तो इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं कि धारा 17 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि कानून के द्वारा न्याय संगत यानी जस्टिफाइड बाय लॉ है, या तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है के कारण सद्भावना यानी गुड फेथ में यह विश्वास करता है कि वह कानून द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए अधिकृत है, यानी कानून ने उसे वह अधिकार दिया है, तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन कानून की भूल मिस्टेक ऑफ लॉ का लाभ इस धारा के यानी धारा 17 के अंतर्गत नहीं मिलता है। इसके आवश्यक तत्व है कि कार्य कानून द्वारा न्याय संगत होना चाहिए, यानी कानून के नजरों में न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, तथ्य की भूल के कारण सद्भावना में, और तीसरा, भूल तथ्य की हो, कानून की नहीं होनी चाहिए, कार्य सद्भावना में किया गया होना चाहिए, ठीक है।
इसका उदाहरण से देखते हैं कि ए देखता है कि जेड किसी व्यक्ति पर हमला कर रहा है जिससे हत्या होती प्रतीत होती है। तो ए सद्भावना में क्या करता है, ये सद्भावना में ये मानकर कि जेड ने हत्या की है उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में पता चलता है कि जेड ने आत्मरक्षा में कार्य किया था। तो ऐसी स्थिति में ए का जो कार्य होगा वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता, यानी धारा 17 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। फिफ्थ है दुर्घटना, धारा 18। इसकी परिभाषा है के अनुसार यदि कार्य पूर्णतः दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश हो जाता है और उस कार्य से कोई आपराधिक आशय या अपराध संबंधी जानकारी ना हो तथा वह कार्य वैध हो और विधायक तरीके से तथा उचित सावधानी के साथ किया गया हो तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। क्या आवश्यक तत्व है कि घटना दुर्घटनावश हो या दुर्भाग्यवश हुई हो, कार्य करने वाले का कोई आपराधिक आशय ना हो। ठीक है, यानी उसकी कोई उद्देश्य ना हो कि उसने वो अपराध करना है, अपराध होने की जानकारी भी ना हो, कार्य वैध रूप से किया गया हो, कार्य स्वयं वैध हो, कार्य करते समय उचित सावधानी और सतर्कता बरती गई हो, तो वह क्या होगा, वो कानून की नजरों में अपराध नहीं होगा। उदाहरण के लिए ए लकड़ी काट रहा था, उसने सभी आवश्यक सावधानियां भी बरती हुई थी। अचानक कुल्हाड़ी का फल निकलकर पास से गुजर रहे बी को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह घटना पूर्णतः दुर्भाग्यवश हुई है। ठीक है, ए ने उचित सावधानी बरती थी तो ए धारा 18 के अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि उचित सावधानी नहीं बरती गई हो तो धारा 18 का संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल दुर्घटना कह देने से दायित्व समाप्त नहीं होता, यह सिद्ध भी होना चाहिए कि घटना वास्तव में आकस्मिक हो और कार्य लापरवाही या आपराधिक आशय से नहीं किया गया हो। ठीक, अब 6 आवश्यकता यानी नेसेसिटी। धारा 19 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सद्भावना यानी गुड फेथ में कोई बड़ी हानि को रोकने टालने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो उसका उद्देश्य अपराध नहीं बल्कि हानि से बचाना होता है, तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा भले ही उससे कुछ हानि हो जाए। ठीक है, इसके आवश्यक तत्व क्या है कि कार्य सद्भावना में किया गया होना चाहिए, उद्देश्य बड़ी हानि को रोकने या टालना होना चाहिए, कार्य में कोई आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए तथा परिस्थितियों के अनुसार किया गया आवश्यक कार्य होना चाहिए। तो देखते हैं उदाहरण से कि एक घर में आग लगने पर लोगों की जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़ देता है, यद्यपि उसने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया फिर भी उसका कार्य धारा 19 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा क्योंकि उसने बड़ी हानि यानी मानव जीवन की रक्षा को रोकने के लिए सद्भावना से कार्य किया था। ठीक है, अब देखते हैं 7 वर्ष से कम आयु का बालक, धारा 20। तो धारा 20 का जो प्रावधान है वो ये है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वो इतनी परिपक्व नहीं होती है, इतना वो माइंड जो इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि उसे सही और गलत में अंतर पता हो, उसे पता हो कि किसी को मारने पर सजा मिलती है। ठीक है, उसे पता, तो इसीलिए जो उनकी आयु सीमा 7 वर्ष की है उसमें उसके अंतर्गत कोई भी अगर बच्चा मानसिक रूप से भी विकृत है या वैसे नॉर्मल भी है तब भी उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसको समझते हैं कि विधि ये मानती है कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपने कार्य के स्वभाव, परिणाम और सही गलत का पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता है, इसीलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य चाहे वह समान परिस्थितियों में अपराध हो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसकी आवश्यक शर्त यह है कि बालक की जो आयु है वो 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कि यदि 6 वर्ष का बच्चा खेलते समय किसी व्यक्ति को पत्थर मारकर घायल कर देता है तो उस समय धारा 20 के कारण आपराधिक उत्तरदायित्व नहीं होगा, हालांकि परिस्थितियों के अनुसार उसकी अभिभावकों की अन्य कानूनी जिम्मेदारियां अलग हो सकती है। ठीक है, यानी बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी लेकिन उसके जो माता पिता होंगे, अभिभावक होंगे, उनके द्वारा कोई भी जो मुआवजा हो सकता है, हर्जाना हो सकता है, वो दिया जा सकता है। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहला कि जर्नल एक्सेप्शन यानी सामान्य अपवाद है यह, और यह सिद्धांत बच्चा अपराध करने की मानसिक क्षमता नहीं रखता पर आधारित है। 7 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर धारा 21 लागू होती है जहां उनकी समझ और परिपक्वता का परीक्षण भी किया जाता है। देखते हैं 8, 7 से 12 वर्ष के बीच का बालक, धारा 21 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यदि 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक ऐसा कार्य करता है लेकिन उस समय उसमें अपने कार्य की प्रगति और उसके परिणामों को समझने की
पर्याप्त मानसिक परिपक्वता, मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये परीक्षण के द्वारा पता चलेगा कि वो व्यक्ति, जो बच्चा है, वो मानसिक रूप से परिपक्व है, यानी उसकी जो जो मेच्योरिटी है वो कितनी है। इसके देखिए मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो बालक की आयु 7 वर्ष से अधिक तथा 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। उस बालक में उस समय पर्याप्त समझ का अभाव हो और न्यायालय प्रत्येक मामले में बालक की बौद्धिक क्षमता, परिस्थिति और आचरण का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका उदाहरण कि 10 वर्ष का एक बालक खेलते खेलते किसी की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। ठीक है, यदि वह सिद्ध हो जाए कि वह कार्य के परिणामों को समझने की पर्याप्त परिपक्वता नहीं रखता था तो वह धारा 21 के अंतर्गत किसी उसे आपराधिक उत्तरदायित्व से छूट मिल सकती है। ठीक है, या अगर वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं था तो उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। देखते हैं नंबर 9, तो अस्वस्थ मस्तिष्क। धारा 22, यदि कोई व्यक्ति कार्य करते समय अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण अपने कार्य की प्रगति को समझने में असमर्थ हो और या वह जानता हो कि उसका कार्य गलत है या वो कानून के विरुद्ध है तो उसका वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। देखते हैं इसके मुख्य तत्व। तो पहला है, अपराध करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क अस्वस्थ होना चाहिए। अस्वस्थता के कारण वह अपने कार्य की प्रगति को ना तो समझ सके और यह ना जान सके कि उसका कार्य गलत है या कानून के विरुद्ध है। थर्ड है, मानसिक अस्वस्थता घटना के समय होना आवश्यक है, केवल मानसिक बीमारियों का इतिहास होना पर्याप्त नहीं है। अब इसे उदाहरण से देख समझते हैं कि एक व्यक्ति गंभीर मानसिक विकार के कारण भ्रम की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे यह समझ नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है। यदि न्यायालय यह पाता है कि घटना के समय वह अपने कार्य की प्रगति या उसकी वैधता को समझने में अस्वस्थ था तो उसे धारा 22 का संरक्षण मिल सकता है। अब है 10, नशा। धारा 23 से 24 तक। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 और 24 नशे की अवस्था में किए गए कार्यों से संबंधित सामान्य अपवाद का प्रावधान करती है। कानून अनैच्छिक नशे और स्वैच्छिक नशे में स्पष्ट अंतर बताती है। ठीक है, धारा 23, इच्छा के विरुद्ध किया गया नशा। ठीक है, यानी उस व्यक्ति की इच्छा नहीं थी लेकिन उसे पता नहीं था कि जो वो चीज खा रहा है या पी रहा है उसमें कोई नशे की चीज डाली गई है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध नशीला पदार्थ दिया गया हो और वह नशे के कारण अपने कार्य की प्रगति या उसके सही गलत होने को समझने में असमर्थ हो तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। देखते उदाहरण, किसी व्यक्ति के पेय पदार्थ में चोरी छुपे नशीली दवा मिला दी गई है। अब नशे की हालत में उसने ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी उसे कोई समझ नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसे धारा 23 का संरक्षण मिल सकता है। ठीक है, अब धारा 24 में स्वैच्छिक नशा, यानी खुद के द्वारा किया गया नशा, खुद की इच्छा से किया गया नशा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से शराब या अन्य नशीला पदार्थ लेकर अपराध करता है तो वह केवल नशा का बहाना बनाकर वह दायित्व से बच नहीं सकता है। जहां अपराध के लिए विशेष आशय या ज्ञान आवश्यक हो वहां यह माना जाएगा कि उसके पास वही ज्ञान था जो कि सामान्य अवस्था में होता है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया है। ठीक है, अब इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं शराब पीकर किसी पर हमला करता है तो वह केवल यह कहकर दंड से नहीं बच सकता है कि वह नशे में था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या है। धारा 23 केवल अनैच्छिक नशे पर लागू होती है। धारा 23 किस पर लागू है? अनैच्छिक, यानी जिसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नशा कराया गया उस पर। धारा 24 स्वैच्छिक नशे को सामान्य बचाव से नहीं मानती है, यानी अपने इच्छा से किए हुए नशे को सामान्य नशा या सामान्य बचाव नहीं मानती है। नशे का दावा करने वाले व्यक्ति को परिस्थितियां सिद्ध करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी जो उसने अपराध किया है वो नशे में किया है या नहीं किया है ये उसे बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होगा कि उसने नशा गलती से किया है या उसे नशा करवाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 11, सहमति। धारा 25 से 30 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 25 से 30 में सहमति कंसेंट से संबंधित है। सामान्य अपवादों का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार प्रत्येक सहमति वैध नहीं होती है। ठीक है, यानी किसी को परमिशन अपनी कंसेंट देना वैध नहीं मानी जाएगी। सहमति तभी वैध मानी जाएगी जब वह स्वतंत्र, स्वेच्छा से और वास्तविक समझ के साथ दी गई हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को डरा धमका कर अगर कोई बात आप मनवाना चाहते हैं तो वो उसकी कंसेंट
फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। और जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगी तब तक का बचाव नहीं माना जाएगा। धारा 25 भय या भ्रम के अधीन दी गई सहमति। यदि किसी व्यक्ति की सहमति मृत्यु या गंभीर चोट के भय से या तथ्य के भ्रम या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के कारण प्राप्त की गई हो तो, और यह बात सहमति लेने वाले को ज्ञात हो तो ऐसी सहमति वैध नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो हम उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर उससे सहमति प्राप्त की जाए तो वह वैध सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक। धारा 26 विकृत चित्त और नशे में व्यक्ति की सहमति लेना। यानी विकृत चित्त यानी जो व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत है, ठीक है, जिसका मानसिक दशा सही नहीं है वो, और या नशे में किसी व्यक्ति की सहमति फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नशे की अवस्था में होने के कारण अपने कार्य की प्रगति या परिणाम को समझने में असमर्थ हो तो उसकी सहमति जो होगी वो अवैध होगी। इस उदाहरण से समझते हैं कि बेहोशी या अत्यधिक नशे में व्यक्ति द्वारा की दी गई सहमति कानून में मान्य नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 17 वर्ष से कम आयु के बालक की सहमति। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के लिए 11 वर्ष के बच्चे की सहमति के आधार पर कोई कार्य विधि सम्मत नहीं माना जाएगा। धारा 28 सद्भावना पूर्वक किसी भी के लाभ के लिए उसकी सहमति से किया गया कार्य। यदि किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी सहमति से सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उससे अनजाने में हानि हो जाती है तो सामान्यतः वह अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए रोगी की सहमति से किया गया ऑपरेशन किसी अप्रत्याशित जटिलता उत्पन्न हो जाए, ठीक है। यानी जब हम आपने देखा है कि हॉस्पिटलों के अंदर जो कंसेंट फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। अब डॉक्टर का की जो मंशा है वो तो उसे सही करने की, क्योंकि ऑपरेशन करना ही ये उसका है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑपरेशन जो होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक। तो इसमें जो होता है वो सद्भावना से उसने कार्य किया था, द्वारा जो किया गया कार्य था वो सद्भावना पूर्वक किया गया था। धारा 29 संरक्षक की सहमति से किसी के लाभ के लिए किया गया कार्य। यदि व्यक्ति स्वयं सहमति देने के में सक्षम ना हो तो, जैसे बच्चा या विकृत चित्त व्यक्ति, तो उसके वैध संरक्षक की सहमति से उसके हित में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते वे सद्भावना पूर्वक किया गया हो, ठीक है। उदाहरण के लिए अभिभावक की अनुमति से बच्चे का आवश्यक ऑपरेशन। धारा 30 वे कार्य जो इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आते, जैसे धारा 28 और 29 का संरक्षण उन कार्यों पर लागू नहीं होगा जिनका उद्देश्य जानबूझकर मृत्यु कारित करना या उसके गंभीर हानि पहुंचाना हो जाए, जिसे कानून स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। यानी उदाहरण के लिए किसी सहमति या संरक्षक की अनुमति के बावजूद भी जानबूझकर मृत्यु कारित करना इस अपवाद के अंतर्गत संरक्षित नहीं होगा। यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन ना करने की जरूरत होने पर भी अगर उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके जो अंग है वो निकाले जा रहे हैं, पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, वो गलत है, वो इनलीगल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कई बार जो फ्री कंसेंट होती है उसमें भी ये देखना होता है कि जो सद्भावना पूर्वक किया गया हो, ठीक है, उसके पीछे कोई आपराधिक मंशा ना हो। तो देखते हैं पॉइंट 12 सद्भावना में सूचना। धारा 31 यदि कोई व्यक्ति सद्भावना यानी गुड फेथ में किसी अन्य व्यक्ति के हित, सुरक्षा और कल्याण के लिए सूचना, चेतावनी या सलाह देता है तो केवल उस सूचना से किसी को हानि पहुंच जाने के कारण वह अपराध या दोषी नहीं माना जाएगा। इसके आवश्यक तत्व सूचना या चेतावनी सद्भावना में दी गई हो। सूचना का उद्देश्य किसी व्यक्ति का हित, सुरक्षा और भलाई हो। सूचना देते समय दुर्भावना, छल या नुकसान पहुंचाने की मंशा भी ना हो। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर किसी मरीज को किसी दवा के गंभीर दुष्प्रभाव के बारे में ईमानदारी से चेतावनी देता है, ठीक है। सद्भावना का अर्थ है उचित सावधानी और ध्यान के साथ में ईमानदारी से कार्य करना, ठीक है। इसमें कोई अहित नहीं छुपा होना चाहिए। धारा 32 बाध्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति को मृत्यु के तत्काल भय या गंभीर दबाव में ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाना जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता। उदाहरण ए को धमकी दी जाती है कि यदि वह किसी विशेष कार्य में सहायता नहीं करेगा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। मृत्यु के तत्काल भय के कारण ए वह कार्य करने के लिए राजी हो जाता है। ऐसी स्थिति में कानून द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरी होने पर ए को बाध्यता के आधार पर संरक्षण मिल सकता है। यानी उसे जबरदस्ती वो कार्य करवाया गया था, क्योंकि उसने वो अपनी मर्जी से नहीं किया है, उसे जबरदस्ती या बाध्यतापूर्ण से कार्य वो करवाया गया है।
इसके मुख्य तत्व हैं व्यक्ति पर तत्काल मृत्यु का भय होना, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का डर डर था, तो इसलिए वो कार्य करने के लिए राजी हुआ। भय या दबाव वास्तविक और गंभीर होना चाहिए, व्यक्ति ने न उस भय के कारण कार्य किया हो। ये बचाव केवल कानून में निर्धारित परिस्थितियों और सीमाओं के अधीन उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, कानून में लिखित होने चाहिए वो प्रावधान, तभी उसे वो संरक्षण प्राप्त होगा। मजबूरी से मतलब होता है मजबूरी में किया गया कार्य। अब देखते हैं तुच्छ कार्य यानी रैफलिंग एक्ट, धारा 33। ऐसा कार्य जिससे इतनी तुच्छ और नगण्य हानि होती हो, सामान्य समय और स्वभाव वाला व्यक्ति उस हानि की शिकायत नहीं करेगा, उसे वह तुच्छ कार्य कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु हैं हानि नागण्य और बहुत मामूली होनी चाहिए। कार्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, यह देखा जाता है कि सामान्य समझ वाला व्यक्ति ऐसी हानि की शिकायत करेगा या नहीं। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हानि छोटी थी, परिस्थितियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि भीड़ में चलते समय किसी व्यक्ति का हाथ गलती से दूसरे व्यक्ति से टकरा जाता है और कोई वास्तविक चोट या महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थितियों के अनुसार यह तुच्छ कार्य होता है। अंत में है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 34 से 44 तक। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 में 3 जनरल एक्सेप्शन में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान धारा 34 से 44 तक दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपने शरीर संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियों में उचित बल प्रयोग की कानूनी अनुमति देना है। धारा 34 निजी प्रतिरक्षा के लिए किए गए कार्य। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है, बशर्ते वे कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर आता हो। धारा 35 शरीर और संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करे, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के चल तथा अचल संपत्ति की रक्षा करे जब उस पर चोरी, लूट, शरारत या आपराधिक अत्याचार जैसे अपराध का खतरा हो, ठीक है, यानी कोई उसके शरारत करने की कोशिश कर रहा हो शरीर या संपत्ति के साथ में, ठीक है, या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास यानी किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, कि किसी को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा हो, तब तो ये निजी प्रतिरक्षा के अधिकार हैं। इसके बाद है विकृत चित्त व्यक्ति आदि के विरुद्ध, धारा 36। यदि हमला करने वाला व्यक्ति विकृत चित्त नाबालिग के नशे की ऐसी स्थिति में हो कि वह अपने कार्य की प्रगति न समझ सके, तब उसके कार्य में से उत्पन्न खतरे के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध हो सकता है। निजी प्रतिरक्षा की सीमाएं, धारा 37। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार असीमित नहीं है, कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता लेने का पर्याप्त समय हो और परिस्थितियां कानून में निर्धारित अपवाद के अंतर्गत आती हो। शरीर की रक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार, धारा 38। कुछ गंभीर परिस्थितियों में शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो सकता है, जैसे कि मृत्यु या गंभीर चोट की युक्तियुक्त आशंका होने वाला हमला, ठीक है, जिस उससे बचाव करने के लिए आप के अलावा अन्य क्षति, धारा 39। यदि धारा 33 जैसी गंभीर परिस्थितियां मौजूद नहीं है, तो निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु के अलावा आवश्यक क्षति पहुंचाने का अधिकार हो सकता है। अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना, धारा 40। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है और यह खतरा बने रहने के तक जारी रहता है। संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित करना, धारा 41। कुछ गंभीर अपराधों में जैसे लूट, रात्रि में गृह अतिचार, गृह भेदन या आग लगाकर संपत्ति को गंभीर खतरा पहुंचाना की परिस्थितियों में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो सकता है, ठीक है, यानी अपने आप को बचाने तक वो अधिकार जो होता है वो आपका एक्टिव रहता है। संपत्ति की रक्षा में अन्य शक्ति, धारा 42। जहां धारा 41 की गंभीर परिस्थितियां लागू नहीं होती है, वहां संपत्ति की रक्षा करते समय मृत्यु के अलावा अन्य आवश्यक क्षति पहुंचाई जा सकती है। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का प्रभाव और जारी रहना, धारा 43। संपत्ति के संबंध में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होने पर शुरू हो जाता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि खतरा समाप्त ना हो जाए, ठीक है। निर्दोष व्यक्ति को जोखिम होने पर निजी प्रतिरक्षा, धारा 44। यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा घातक हमला हो जिसे मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो और अपनी रक्षा करते समय किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचने का जोखिम अपरिहार्य हो, तो कुछ परिस्थितियों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उस जोखिम तक भी विस्तारित होता है। अब देखते हैं निष्कर्ष। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3
धारा 14 से 44 में दिए गए सामान्य अपवादों का मुख्य उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक आपराधिक दायित्वों से बचाना है और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना। कानून ये मानता है कि प्रत्येक हानिकारक कार्य अपराध नहीं होता है। कार्य की परिस्थितियां, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आयु, सद्भावना, आवश्यकता तथा निजी प्रतिरक्षा जैसे तत्व भी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आपराधिक न्याय व्यवस्था में संतुलन, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो आज की वीडियो में हमने जो जनरल एक्सेप्शन है यानी सामान्य अपवाद थे उन्हें समझा। तो आपको ये अपवाद जो है वो याद करने पड़ेंगे जिससे कि आप उनको क्वेश्चन पेपर में कर सके। ठीक है, मैंने पॉइंट टू सामान्य अपवाद लिखे हैं। ठीक है, उनके मुख्य तत्व लिखे हैं, उनके उद्देश्य लिखे हैं, साथ ही साथ मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको आज का पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आया हो, समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।